हेलो दोस्तों, मैं पवन सोनी आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। हम आज बात करेंगे कि ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कैसे ईसीजी हृदय के ग्राफ को बताती है, ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे हार्ट अटैक होता है, कैसे हार्ट फेलुअर होता है ना। हार्ट अटैक और हार्ट फेलुअर में बेटा अंतर होता है, ठीक है ना। एक होता है हार्ट अरेस्ट, देखा, हार्ट फेलुअर और हार्ट अटैक एक है ना। एनसीईआरटी अलग अलग जरूर लिखती है, लेकिन एक है हार्ट अटैक और हार्ट फेलुअर एक है, और हार्ट अरेस्ट अलग है, ठीक है ना। तो हम आज चालू करते हैं कि पहले देखते हैं कि ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, ये क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, ये पहले बात को समझना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियो है ना, कार्डियोग्राफ, दो चीजें, एक ग्राम है एक ग्राफ है। तो जो ग्राफ प्रदर्शित करती है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है बेटा, मशीन है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा बतलाती है कि ऐसे हृदय का स्पंदन हो रहा है, ठीक है। तो हम हार्ट में बात करते हैं। हमने देखा था कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करती है। हृदय को यदि हम देखें, हार्ट की यदि हम बात करें, तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड में कितनी बार बेटा, 72 टाइम्स बीट करती है, ठीक है। इतने बार क्या करती है, धड़कती है। तो हमने देखा था कि 0.8 सेकेंड में 1 बीट होता है। इतना चीज हमने देखा था। इसी का अब हम ग्राफ बनाएंगे। कितने का, 1 बीट का हम ग्राफ बनाएंगे। कितने बीट का, 1 बीट का। हम 1 बीट का यदि ग्राफ बनाएंगे तो हमें 72 बीट या मोर, जितने भी कम या ज्यादा जितनी होगी उसको हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे ग्राफ होता है, कैसे ग्राफ होता है। आप जानते हैं कि ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से हृदय स्पंदन दर शुरू होती है, हृदय दर स्पंदन शुरू होती है। इतने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितनी है बेटा, 0.8 सेकेंड की। यहां से यहां तक की यदि मैं बात करूं तो 0.8 सेकेंड मीन्स 1 बीट। बोले तो कितनी, 1 बीट, 1 बीट। अब समझिएगा, यहाँ पे पी वेव होती है, ये क्यू आर एस होती है, और ये टी को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यहां से
यहाँ से जब स्टार्ट होता है हृदय का स्पंदन, यहाँ से यदि हम देखें तो ये क्या है बेटा, ये है आलिंद का संकुचन, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एट्रियम, है ना, एट्रियम, आलिंदों का एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, पी प्रदर्शित कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। फिर बेटा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट की आलिंदों में संकुचन, और आलिंदों में क्या होने लगा, ध्रुवण, विध्रुवण, क्या होने लगा, विध्रुवण। अब नीचे निगेटिव है तो पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ, जैसे यहाँ पहुंचेगी तो यदि, है ना, अब यहां से क्यू आर एस स्टार्ट होगी, यहां से नहीं स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। अब यहां से यहां तक और कहां, पॉजिटिव तक ही क्या होगा, क्यू आर एस स्पंदन, क्यू आर एस। तो ये क्यू आर एस क्या कहलाता है, क्यू आर एस मीन्स 1 बीट। अब यहां से चलेगी तो ये क्या है, निलयों का संकुचन, क्या है, निलयों का संकुचन। तो क्यू आर एस को मैं बोलूं तो क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, फिर ये क्या होगा, ध्रुवित होगा, क्या होगा, ध्रुवण होगा यहाँ पे। अब ये ध्रुवित हो गया है, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरा, कहां, यहां से पूरा, मतलब यहां तक मान लो ध्रुवित हुआ, फिर यहां तक ध्रुवित होने के बाद यहां से यहां तक पूरा, अब क्या होगा, शिथिलन होगा, क्या होगा, शिथिलन होगा। ठीक है, मान लो यहां से फिर से पी नोड आ जाती है, ये पी नोड फिर से दर्शाएगी, फिर ये जाएगा, सॉरी, फिर ये कहा नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां से हम देखें, यहाँ पे आलिंदों का संकुचन, आलिंदों का संकुचन, फिर ध्रुवण, फिर यहाँ जस्ट ऊपर, मतलब यहाँ नीचे के आने बाद धनात्मक से, यहाँ से यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक पे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। धनात्मक पे जब पहुंचेगी तब क्यू आर एस स्टार्ट होगा, और ये क्या कहलाता है, निलयों में संकुचन, निलयों में वेंट्रिकल पे कॉन्स्ट्रक्शन। अब वेंट्रिकल पे कॉन्स्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ से इनका ध्रुवण होगा यहाँ तक, और यहाँ से मान लो टी वेवलेंथ चली। अब ये टी वेवलेंथ, ये पूरा जहां तक ये स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक क्या हो जाता है, टी वेव पुनः स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक ये क्या चलता है बेटा, डायस्टोल चलता है ना, वेंट्रिकल डायस्टोल। सिस्टोल मतलब बोले तो संकुचन, डायस्टोल मतलब बोले तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे शिथिलन। तो यहाँ पे क्या होगा, टी वेव में क्या होगा, शिथिलन, है ना, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। वेंट्रिकल, निलयों में शिथिलन होगा, फिर वही क्रिया चालू होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, मान लो ईसीजी में देखना है कि किसी व्यक्ति का हार्ट कैसे पंप कर रहा है, कैसे हम जानेंगे ईसीजी में। तो जितने क्यू आर एस होंगे, जितने क्यू आर एस होंगे उतनी हार्ट बीट होगी। जितने काउंट करोगे आप 1 2 3 4 ऐसे जितने काउंट करोगे, तो जितने क्यू आर एस बनेंगे उतने क्या होगी, हार्ट बीट होगी, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्यू आर एस प्रेजेंट, है ना। क्यू आर एस क्या बताता है, हार्ट बीट को बताता है, हार्ट बीट को बताता है।
जो कि क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल है, मतलब जितने क्यू आर एस, जितने क्यू आर एस उतनी हार्ट बीट, उतनी हार्ट बीट। ठीक, ये चीज हो गया, जितने क्यू आर एस उतने हार्ट बीट, ये पॉइंट है, जितने क्यू आर एस होंगे उतने हार्ट बीट होंगे। समझ गए हो? एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मान लो हृदय का स्पंदन शुरू होता है, ये पी वेव क्या बता रही है, आलिंदों में संकुचन, मीन्स एट्रियम में, किसमें, एट्रियम में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, ठीक है ना। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे ध्रुवित होंगी, विध्रुवित होंगी, ठीक है ना, मतलब पोलराइजेशन करती हैं, ये क्या करती हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये भी क्या करती है, पोलराइजेशन, और ये क्या करती है, डीपोलराइजेशन, ये क्या करती है, डीपोलराइजेशन, दो शब्द हो गए, डीपोलराइजेशन। समझ गए हो? जो हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एट्रियम वो पोलराइजेशन कर रही है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल क्यूआरएस है वो भी पोलराइजेशन कर रही है, लेकिन जो टी वेव है, जो रिलैक्सेशन वेंट्रिकल के रिलैक्सन का काम कर रही है, वो क्या कर रही है, डीपोलराइजेशन कर रही है। ठीक, फिर यही क्रिया चलती रहती है। ठीक, तो ये हार्ट क्या है हमारा, क्या है ये, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, क्या है ये हमारा, ईसीजी, हमने ईसीजी को देख लिया। ठीक, अब ये ईसीजी हो गया, इसका काम है ना चिकित्सीय मर्द में किया जाता है, इसी की मदद से, हेल्प से हम तो यही देख पाते हैं कि कैसे है ना हृदय स्पंदन, कैसे इंसान, मतलब इंसान का हृदय स्पंदन कर रहा है, तो हमें हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यदि इसमें पूछा जाए कि कितने सेकंड में क्या हो रहा है, यदि मैं पूछूं कि कितने सेकंड तक ये क्रिया चलती रहती है पी वाली, कितने सेकंड तक क्यू आर एस वाली, और कितने सेकंड तक टी वाली, तो क्या आप बता पाएंगे? यदि मैं पूछूं कि कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एट्रियम कितने सेकंड का होता है, यदि मैं पूछूं कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल कितने सेकंड का होता है, फिर मैं पूछूं कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल कितने सेकंड का होता है, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। कैसे ट्रिक के माध्यम से? इनमें समय निकालना ज़्यादा है ना, ज़्यादा मेहनत का काम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मैं एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझा सकता हूँ कि कहाँ पे कितना सेकंड लगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे। इसे मैं बता भी चुका हूँ पिछली क्लास में, देखो तो यहाँ पे समझ गए हो कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एट्रियम है उस पे क्या हो रहा है बेटा, डीपोलराइजेशन। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल है जो क्यूआरएस है, उसमें भी क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, तो उसे भी हम क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन। फिर हम देख रहे हैं शिथिलन हो रहा है, टी में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, टी वेवलेंथ में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल में शिथिलन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, रिपोलराइजेशन। वहां पे क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक, तो हम यदि देखें कि कैसे समझेंगे कि कितने सेकंड में पी जो है कैसे, क्यू आर एस जो है कैसे, और जो टी है वो कैसे काम कर रहा है। ऐसे काम करता है ना। तो ये P हो गया हमारा, ये क्यू आर एस हो गया, और ये T हो गया। ठीक, तो इसे हमने क्या कहा कि P जो है, एक बार और लिख लो चाहे आप, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, पीछे मैं लिख दिया हूँ। तो ये जो P है ये कितने सेकंड का होता है, ये जो क्यू आर एस है ये कितने सेकंड का होता है, और जो T है वो कितने सेकंड का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रियम का क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, है ना, डीपोलराइजेशन, डीपी, डीपोलराइजेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम क्या हो रहा है, एट्रिया पर डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ये सेम हो रही है क्रिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का, सॉरी यहाँ पे सेम का को, यहाँ पे एट्रियम का हुआ तो यहाँ पे किसका होगा, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है डीपोलराइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्स्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्स्ट्रैक्शन हो रहा है। और यदि मैं पूछूं टी में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक। अब मैं पूछूं कि ये जो पी वेव है जिनमें कॉन्स्ट्रक्शन और डीपोलराइजेशन हो रहा है एटम का, वो कितने सेकंड का होता है, कितने सेकंड का होता है। फिर मैं इसका सेकंड पूछूं, फिर टी का पूछूं, ठीक। अब देखते हैं, तो इसे हम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, कैसे, उसको देखिए। समझिएगा थोड़ा, ठीक। अब समझिएगा, मैं एक ऐसे ड्रॉ बनाया था जिसपे एक सीधी सी लकीर खींच दिया था, एक ऐसी खींच दिया था, एक ऐसी खींच दिया था, इसे 0.1 सेकेंड दे दिया था, इसे 0.1 सेकेंड दे दिया था, और इसे 0.3 ऐसे रखो, 20 सेकेंड ऐसे 0.3 सेकेंड, कितना 0.3 सेकेंड, और इसे 0.4 सेकेंड। इसको मैंने नाम दे दिया था P, इसे नाम दे दिया था QRS, और इसे T। अब देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बताइए P को QRS तक पहुंचने में, P को यहां से P को QRS तक पहुंचने में कितना समय लगा, यहां से यहां तक जाने में, ये यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड। कितना क्या समय लगा, 1 सेकेंड। फिर मैं पूछूं कि QRS से T तक, QRS से यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, आप बता दोगे 0.3 सेकेंड। फिर मैं पूछूं कि T से फिर जब आगे क्या आएगी, P आएगी, तो T से P तक जाने में, T से P तक जाने में कितना समय लगा, तो 0.4 सेकेंड। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि P से QRS में 0.1 सेकेंड, QRS से T तक 0.3 सेकेंड, और T से पुनः P तक पहुंचने में 0.4 सेकेंड का समय लगता है, ठीक। तो ये हमारा है कि कैसे हृदय इतने 0.8 सेकेंड में 1 बीट देता है। हमने बताया कि जितने QRS होंगे उतने बीट होंगे, हार्ट बीट होगी, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पहली आवाज और दूसरी आवाज कब आती है। तो पहली आवाज का नाम था लब, दूसरी आवाज का नाम था डब। पहली आवाज का नाम था लब और दूसरी आवाज का नाम था डब। तो बेटा जब ट्राइकस्पिड बॉल, क्या त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड है ना, ट्राइकस्पिड बॉल, कस्पिड, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और है ना, और क्या बाइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं, है ना, क्लोज होते हैं, तब फर्स्ट साउंड सुनाई देती है, फर्स्ट साउंड सुनाई देती है लब की। और डब की आवाज कब सुनाई देती है, जब सेमी ल्यूनर, क्या सेमी ल्यूनर अर्धचंद्रा वाला कपाट, सेमी ल्यूनर कस्पिड, सेमी ल्यूनर कस्पिड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, हमेशा क्लोज में आवाज आती है,
किसमें आवाज, दरवाजा जब आप ओपन करोगे तब आवाज नहीं आएगी, जब दरवाजा बंद करोगे तब आवाज आती है। उसी प्रकार जब ट्राइक स्पीड वॉल्व और बाइक स्पीड वॉल्व बंद होती है तब हार्ट की पहली आवाज आती है लव, और जब सेमी ल्यूनर का स्पीड वॉल्व क्लोज होती है तब आवाज आती है डव। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हो गया हमारा ईसीजी। ठीक, अच्छा एक और चीज कि कैसे याद करें कि हम जो ईसीजी में वायर लगाते हैं, है ना, हमने देखा था कि ईसीजी में जो वायर लगाते हैं, देखो इस बेचारे की थी तबीयत खराब, ये हार्ट का पेशेंट था, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या था, हार्ट का पेशेंट था, ये हार्ट का पेशेंट था बेचारा। हार्ट का पेशेंट होने के साथ साथ ये हार्ट का पेशेंट था, तो हमने बताया कि जो हमारे पास वायर होती है ईसीजी वाली, उसे हम 3 जगह लगाते हैं, एक हमारे लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे, और एक लेफ्ट पैर पे। अच्छा, लेफ्ट पैर पे कैसे याद रखें, तो देखो हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट का वेंट्रिकल बड़ा वाला भाग है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो किस ओर जुड़ा है ना, किस ओर टर्न है बेटा, लेफ्ट की ओर, इसलिए हम किस पैर को लेंगे, लेफ्ट पैर को लेंगे, हाथ दोनों लेंगे और लेफ्ट पैर को लेंगे। ओके, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे एक वायर लगाएंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे, ये और बीच से हार्ट से जाता हुआ ये देता जाएगा पूरे हार्ट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ठीक, तो ये देख लिया ना कि किनमें डीपोलराइजेशन, सॉरी पोलराइजेशन, हाँ डीपोलराइजेशन हो रहा है, किनमें रीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक, एक बार और लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस और टी, है ना, पी पहले आती है और टी लास्ट में आती है, बीच में क्यू आर एस। ये क्यू आर एस क्या, जितने क्यू आर एस होंगे उतनी हार्ट बीट होगी। पी जो है वो क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। क्यू आर एस क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी क्या दर्शा रहा है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक, ये 3 चीजें, ये और क्या बताता है कि हार्ट बीट को बताता है, पर हार्ट बीट जितने क्यू आर एस उतने हार्ट बीट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर और चीजें देख लो क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब संकुचन, इनमें भी कॉन्स्ट्रक्शन, और इस पे क्या होगा, शिथिलन, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है। डी का मतलब डीपोलराइजेशन एट्रियम, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इनमें क्या होता है, रिलैक्सन, शिथिलन, कॉन्स्ट्रक्शन, संकुचन, कॉन्स्ट्रक्शन, संकुचन, किसमें, एट्रियम में, किसमें, वेंट्रिकल में, किसमें, वेंट्रिकल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। ये अच्छा, इनका नियमन कौन करता है बेटा, इनका नियमन कौन करता है, यदि हम बात करें कि इनका नियमन कौन करता है, तो इनका नियमन मतलब हार्ट का जो नियमन है वो हमारे ब्रेन के अंदर एमओ है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा, उसके द्वारा नियमन होता है। हम देखते हैं कि कैसे मेड्यूला, है ना, लिखे देते हैं, मेड्यूला ऑब्लागेंटा, मेड्यूला ऑब्लागेंटा के द्वारा क्या होता है ना, मेड्यूला ऑब्लागेंटा के विशेष तंत्रिका केंद्र इस पे होते हैं ना, जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, है ना, क्रियाओं को संयमित करता है। ये मेड्यूला ऑब्लागेंटा, है ना, मेड्यूला ऑब्लागेंटा क्या करता है, हृदय के नियमन को करता है, नियमन, है ना, बताता है कि, मतलब कहने का मतलब यह है कि यही बताता, मतलब इसी के बस में है, ठीक है ना, इसी के बस में है कि कैसे काम करवाना है। तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा जो होता है बेटा वो ऑटोनॉर्मल, है ना,
ऑटो नॉर्मल लिख देते हैं, ऑटो नॉर्मल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम। ठीक, ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम होता है ये। ऑटोनॉमल जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमल है ना, स्वयं के द्वारा जो इनका है ना नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है बेटा, दो प्रकार की न्यूरोमैक्सिटी होती है। कैसे, एक प्रोसिंथेटिक होते हैं, है ना, एक क्या होते हैं, प्रोसिग्मेटिक होते हैं, प्रोसिंथेटिक होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, प्रो, और एक क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। प्रोसिंथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, और सिग्मेटिक सिग्मेटिक सिंथेटिक 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 नर्वस सिस्टम। दो तरह की ये ऑटोनॉर्मल सिस्टम होते हैं ना, ऑटोनॉर्मल नर्वस सिस्टम होते हैं। अच्छा, यदि हम बात करें, है ना, इसको प्रो बोले तो पैरा, क्या बोलते हैं इसको, प्रो नहीं, पैरा, पैरासिंथेटिक, 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 पूरा नाम लिख देते हैं, पैरासिंथेटिक और सिंथेटिक। अब आप समझ गए हो, पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो पैरासिंथेटिक नर्वस होता है, ये क्या करता है, पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व, हमने बात किया था, यदि वेगस नर्वस सिस्टम को, हार्ट में बात किया था कि यदि वेगस नर्वस सिस्टम मतलब वेगस नर्व को काट दिया जाए, यदि वेगस नर्व को काट दिया जाए तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। यदि वेगस, है ना, वेगस नर्व को कट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये क्या होती है, ये वेगस नर्वस सिस्टम जो होती है, ये क्या करती है, किसका स्राव करती है बेटा, एसिटोकोलिन का। किसका स्राव करती है, एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन का क्या करती है, निर्माण करती है, मतलब स्राव करती है, स्राव, है ना। वेगस नर्व एसिटोकोलिन का निर्माण करती है। ये एसिटोकोलिन जो होती है, ये जो एसिटोकोलिन है, ये क्या करती है, हार्ट रेट बीट को क्या कर देती है, घटा देती है। मतलब वेगस नर्व हार्ट रेट को घटा देगी, है ना, हार्ट रेट को घटा देती है, सॉरी। एसिटोकोलिन क्या करती है, HBT, हार्ट रेट, HRV, हार्ट रेट बीट को, ये साइन जो नीचे की ओर है बेटा समझना, ये साइन जो नीचे की ओर है वो क्या करती है, हार्ट रेट बीट को घटा देती है। कौन, एसिटोकोलिन हार्ट रेट बीट को घटा देती है। बात को समझना, जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा के है ना, ऑटोनॉर्मल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है, वो क्या करती है, वेगस नर्व होती है, उस पे उसके द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा एसिटोकोलिन स्राव किया जाता है। एसिटोकोलिन क्या करती है, हार्ट रेट बीट को घटा देती है। ठीक, अब समझना, जो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होती है ना, नर्वस होती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है बेटा, है ना, ये होती है एसिलिनरी, है ना, एसिलेनरी नर्व। दो तरह की नर्व होती है, एसिलेनरी नर्व होती है ये, है ना, एसिलेनरी क्या होती है, ये एसिलेनरी नर्व होती है, एसिलेनेटरी, एसिलेनेटरी, एसिलेनेटरी
एसिलिनेटरी नर्व क्या होती है? एसिलिनेटरी नर्व, एसिलिनेटरी ए है यहाँ पे, एसिलिनेटरी नर्व होती है। ठीक, ये एसिलिनेटरी नर्व क्या होती है, किसका स्राव करती है बेटा? एपिनेफ्रिन और नॉन, है ना, ये किसका स्राव करती है? स्राव किसका स्राव करती है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या करती है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को क्या करती है? क्या स्राव करती है। इनका दो चीजों का स्राव करती है, और ये दोनों चीज, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये हार्ट बीट रेट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। समझ पा रहे हो? दो चीज है। पहले देखो, जो हमारा हार्ट है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रण में है। मेडुला ऑब्लांगेटा के नियंत्रण में है। मेडुला ऑब्लांगेटा में जो ऑटोनॉर्मल नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें वेगस नर्व होती है, और ये वेगस नर्व जो होता है वो एसिटोकोलिन का स्राव करती है। ये एसिटोकोलिन हार्ट रेट बीट को घटा देती है। और जो ऑटोनॉर्मल नर्वस सिस्टम का दूसरा है सिंथेटिक नर्व, जो है सिंथेटिक नर्व सिस्टम, वो क्या करती है? वो क्या है? एसिलेटरी, है ना, एसिलिनेटरी नर्व है। ये किसका स्राव करती है? दो चीजों का, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये दोनों एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्ट बीट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके अलावा भी क्या कोई होते हैं? हाँ, बहुत कुछ होते हैं जिनसे हार्ट की धड़कन बढ़ जाए या घट जाए। हाँ, होता है। देखो, मेडुला ऑब्लांगेटा को लेने के कई रीजन हैं। जैसे आप चिंता करते हैं, चिंता कहने का मतलब किसी भी चीज को लेकर के यदि आप सोच में डूब जाओगे, चिंता करोगे, तो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा क्रिएट करेगा ये सब कुछ। तो ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा के ही हाथ में है। इनके अलावा भी बेटा, जैसे एड्रिनेलिन हार्मोन, है ना, एड्रिनेलिन हार्मोन है। ठीक, इसके अलावा आपने सुना होगा एड्रिनेलिन हो गया, ठीक, और नॉन एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन, नॉन एड्रिनेलिन, है ना, एंड थायरॉक्सिन ये भी क्या करते हैं? हार्ट बीट रेट को बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट बीट को बढ़ा देते हैं। अच्छा, यदि किसी इंसान को थायरॉक्सिन की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, एड्रिनेलिन हार्मोन के बारे में आप जानते हैं। एड्रिनेलिन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो जैसे इंसान को स्वयं के ऊपर क्या होता है बेटा, है ना, कहने का मतलब कि क्षमता नहीं होती कि वो रोक पाए अपने आप को कुछ विषयों के बारे में। ये नेचर की दी हुई चीज है कि कुछ विषयों में इंसान स्वयं को नहीं रोक पाता। नहीं रोक पाने का कारण, नहीं रोक पाने जैसे, तो वहां पे क्या होता है? एड्रिनेलिन हार्मोन एक्टिवेट होता है, वहां पे एड्रिनेलिन एक्टिवेट होता है, नॉन एड्रिनेलिन भी एक्टिवेट होता है। और एक आपने
सुना होगा थायरॉक्सिन, जिसे आप सुने होंगे नॉर्मल बात में थायराइड। थायरॉक्सिन दो प्रकार की होती है, एक थायराइड एक पैराथायराइड, वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना, जब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। बस नेक्स्ट लेक्चर ग्लैंड के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर ग्लैंड के बारे में। तो ये जो थायरॉक्सिन होती है जिसको हम थायराइड बोलते हैं, ये थायराइड भी हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देती है। थायराइड भी यदि किसी इंसान को थायराइड है तो वह हार्ट बीट रेट को बढ़ा देती है। अब मैं बात करता हूँ 2 सेकंड के लिए एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। जस्ट सेकंड है, थोड़ा सा मजाक में भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी, है ना, मतलब जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, जैसे गर्ल है, फ्रेंड है, ठीक है ना, टचिंग होती है कभी कभी, मान लो टच किया तो कुछ अंदर से एक एक्टिवेशन होता है। जैसे एक्टिवेशन का मतलब क्या है, कुछ काम आप करते हो तो थरथराना, तो हार्ट रेट बीट का बढ़ जाना, कई चीजें होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन और थायरॉक्सिन ये जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है बेटा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, ठीक। इनके अलावा आयंस भी हैं, जिनके कारण क्या होता है, हार्ट रेट बीट या तो बढ़ सकता है या कि घट सकता है। दो चीजें होती हैं, एक हम देखेंगे जिनसे हार्ट रेट बीट बढ़ता है, एक हार्ट रेट बीट घटता है ना। हार्ट बीट रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो किन आयनों के कारण बढ़ रहा है, किन आयनों के कारण घट रहा है। तो यदि हम देखें तो इनमें कैल्शियम प्लस 2 आयन होता है। क्या होता है, कैल्शियम 2 प्लस जो आयन होता है वो हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है। और जो पोटेशियम है और सोडियम है, यदि मैं बात करूं Na+ और K+ की, Na+ और K+, ये दोनों क्या है बेटा, ये हार्ट बीट रेट को घटा देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, हार्ट बीट रेट को घटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये समझ पे आ गया। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर का मतलब रक्तचाप, बीपी जिसको बोलते हैं, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, HBP हाई ब्लड प्रेशर, LBP लो ब्लड प्रेशर। तो हम ब्लड प्रेशर रक्तचाप के बारे में बात करते हैं, जो कि किससे बेटा, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, और ये सही ही है। जो रक्तचाप होता है वो सिराओं के द्वारा पता नहीं चलता, मीन्स वेन के द्वारा पता नहीं चलता, आर्टरी धमनी के माध्यम से पता चलता है। किससे, रक्तचाप यदि पता करना है तो वो आर्टरी से पता चलेगा, वेन से नहीं पता चलता। क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड है वो आर्टरी के माध्यम से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट, हार्ट फेल्यूर और हार्ट अटैक एक ही है और हार्ट अरेस्ट घातक है, ठीक। अब देखो, यदि हम बात करें किसकी, बीपी की, है ना, संकुचन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, संकुचित का मतलब, जैसे मान लो ये कोई आर्टरी है, क्या है ये, आर्टरी है, बात को समझना, आर्टरी का मतलब क्या हुआ बेटा, धमनी है। धमनी, जैसे आप एक पाइप लो, पाइप का एक सिरा यहाँ पे दबा दो, पाइप का सिरा दबा दो, जैसे मैं बोलूं, देखो यहाँ पे मैंने दबा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स के साथ अब ब्लड जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, फोर्स के साथ ब्लड जाएगा, तो ये क्या है, सिस्टोलिक बीपी, क्या है ये, सिस्टोलिक बीपी है, और ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है ना, सिस्टोलिक बीपी है। अब बात को समझना, इस पे क्या होता है,
अब क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड है वो धीमे धीमे जाएगा और प्रेशर के साथ जाएगा। कैसा जाएगा? प्रेशर के साथ जाएगा। तो सिस्टोलिक बीपी जो है वो कितनी होती है बेटा? 120 mmHg होती है। कितनी होती है? 120 mmHg होती है। और जो डायस्टोलिक बीपी है, जो डायस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर है जो, तो वो कितनी होती है? 80 mmHg। अब इस आर्टरी को सीधे जाने दो तो 80 जो है नॉर्मल जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया? डायस्टोलिक, डायस्टोल है ना, डायस्टोल है। सिस्टोलिक मतलब पहले संकुचन हो रहा था, अब क्या हो रहा है? शिथिलन, कोई कॉन्स्ट्रक्शन नहीं, अब रिलैक्सेशन है, नॉर्मल जाएगा। तो कितना होता है? 80 mmHg, ठीक है ना। इसको यहां से आप समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक, समझ जाओगे ये बात, ठीक। आर्टरी है, ये वो भी आर्टरी है। अब आपको समझना ये हो गया। तो इन दोनों को यदि हम देखें, सिस्टोलिक मतलब संकुचन ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक बीपी यानी शिथिलन ब्लड प्रेशर, दोनों 120 और 80, इनका यदि मैं अनुपात निकालूं, अनुपात कहने का मतलब इन दोनों के बीच का मैं यदि अंतर निकालूं, यदि इनके बीच का अंतर मैं निकालूं तो हमको क्या पता चल जाएगा? पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, धड़कन, धड़कन का दाब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? धड़कन का दाब पता चल जाएगा। तो क्या होगा? सिस्टोलिक SBP माइनस DBP, डी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 और ये कितना है? 80। तो कितना हो जाएगा? 40 mmHg। तो पल्स प्रेशर कितना है? 40 mmHg, ठीक। एक बार और बात कर लेते हैं। सिस्टोलिक बीपी, संकुचन ब्लड प्रेशर 120 mmHg, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg। पल्स, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का अंतर पल्स प्रेशर बताता है। पल्स प्रेशर कितना है? 40 mmHg। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसको एक जगह लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mmHg, ठीक। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 80 mmHg, ठीक। और इन दोनों के बीच का अंतर जो है पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर पीपी यदि मैं लिख देता, क्या लिख देता? P.P, पल्स प्रेशर। तो ये कितना है? 40 mmHg। आगे देखो, अब आगे देखो, यदि मैं बात करता हूं हाई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड का मतलब क्या है? कि ये भी बढ़ जाए और ये भी बढ़ जाए। तो कितना बढ़ जाए? 120 से मान लो 140 चला जाए और 80 से 90 चला जाए। तो क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक। अब ये हाई ब्लड प्रेशर जो है बेटा, ये क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम कहते हैं ट्रेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकीकार्डिया। कौन सा डिसीज हो जाएगा? यदि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यदि ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया हो जाएगा। यदि लो हो गया,
लो का मतलब क्या हुआ कि 120 110 आ जाए और जो 80 है वो 70 हो जाए, तो हार्ट बीट रेट घट जाएगी, हार्ट बीट रेट घट जाएगी। और जब घट जाएगी तब उसे कौन सा डिसीज हो जाएगा? ब्रेडी, घट गया, ब्रेडी कार्डिया। क्या हो जाएगा? ब्रेडी कार्डिया। ठीक। ट्रेकीकार्डिया, ट्रेकीकार्डिया बेटा, ट्रेकीकार्डिया कब होता है? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। और ब्रेडीकार्डिया कब होता है? जब ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक। लो ब्लड प्रेशर कितना? 110 से 170 हो जाए, 110 और 70 हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर कितना है? 120 70 80 से 140 90 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब आगे देखें। ठीक। अब सीएडी देख लो क्या है। क्या? सीएडी कार्डियक आर्टरी डिसीज, कार्डियक आर्टरी डिसीज, हृदय धमनी रोग, कार्डियक आर्टरी डिसीज, हृदय, कार्डियक का मतलब क्या है? हृदय, आर्टरी क्या है? धमनी, और डिसीज का मतलब रोग, हृदय धमनी रोग। ये क्या होता है? सीएडी को देख लो। सीएडी जो होता है, अब बात को समझना, सीएडी में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी है, जो हमारी आर्टरी है उसमें कैल्शियम वसा, लिख लो, कैल्शियम और फैट, कोलेस्ट्रॉल, इनका जब मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल, है ना, कैल्शियम वसा और कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पे क्या होता है? एथेरोमा हो जाता है। एथेरोमा का मतलब कि एक लेयर बनने लगती है। अब ये लेयर क्या करती है कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, उसको ये जब रोक लेगी तो क्या होगा? आगे ब्लड नहीं जाने पाएगा। और जब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो शरीर में कहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन रक्त के ही माध्यम से जाती है। और जब शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहां के टिश्यू मीन्स जो सेल्स हैं क्या होने लगेंगे? ब्रेक होने लगेंगे, इंड होने लगेंगे। अब यहाँ से हल्की जा रही, कुछ देर बाद कुछ नहीं जाएगी, एकदम से ब्लॉक। तो इसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। यदि मैं बोलूं तो क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? एथेरोमा। एथेरोमा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एथेरोमा कहते हैं। जब एथेरोमा इसको पूर्णतः आर्टरी को पूर्ण रूपेण से घेर लेती है, तब ब्लड का सर्कुलेशन मींस ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बाय द ब्लड, है ना, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। और जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो वहां की सेल्स क्या होने लगेंगी? इंड होने लगेंगी। ठीक, ये हो गया। और जब सेल्स इंड होने लगेंगी तो इंसान इंड होने लगेगा।
सेल्स जब इंड होने लगेंगी तो क्या होगा, इंसान इंड होने लगेगा। ठीक, और जब ये एथेरोमा जब एथेरोमा 75% से ज्यादा हो जाती है, ठीक, क्या हो जाती है, 75% से ज्यादा हो जाती है, बात को समझना, मतलब मोर देन 75%, तब क्या होता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, अच्छा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, हार्ट अटैक बेटा इस एथेरोमा के कारण, मतलब हार्ट अटैक से पहले चेस्ट में एक जबरदस्त पेन होता है, चेस्ट में एक जबरदस्त पेन होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइना, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइना एथेरोमा, एंजाइना क्या कहते हैं, एंजाइना एथेरोमा, क्योंकि ये एथेरोमा के माध्यम से होता है और चेस्ट में एक जबरदस्त पेन होता है जिसे हम एंजाइना कहते हैं, और यही क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कहलाता है। ठीक, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसके बाद अब देखो एंजाइना को, और यदि मैं बोलूं क्या है एंजाइना, तो एंजाइना के बारे में हमने जाना कि ये क्या है, कि एथेरोमा के कारण होता है, एथेरोमा के कारण एंजाइना होता है। ठीक, एथेरोमा के कारण एंजाइना होता है, तो ये क्या होता है कि चेस्ट में एक जबरदस्त पेन होगा, चेस्ट पेन, सिंपल सी भाषा में बोलूं कि चेस्ट पेन को एंजाइना कहते हैं, चेस्ट पेन को एंजाइना कहते हैं, और यही चेस्ट पेन एथेरोमा के कारण एंजाइना हुआ, एंजाइना के कारण क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ, यही चेस्ट पेन क्या होती है, हार्ट अटैक होती है। सिंपल सी लैंग्वेज, क्लियर, क्लियर। अब देखो हार्ट फेल्यूर किसका ही शब्द है बेटा, हार्ट अटैक का ही है, हार्ट अटैक का ही शब्द है। और ये हार्ट अटैक कहाँ से आया, एंजाइना, एंजाइना से आया, और ये एंजाइना कहाँ से आया, एथेरोमा से आया, और ये एथेरोमा कहाँ से बना, एथेरोमा कहाँ से बना, कैल्शियम प्लस फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल, और ये कहाँ से आया सब, बाय फूड, हमारे द्वारा जो खाया गया उनके द्वारा आया। ये क्रिया चलती रहती है, जो आप खाओगे उस अनुसार आपकी शरीर क्रिया करेगी। ठीक, आपने खाना के रूप में ज्यादातर क्या ले लिया, मान लीजिए जो दूध में ऊपर से एक लेयर बन जाती है बेटा, और जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट और दूध की सबसे ऊपर परत जो होती है जिसे मलाई कहते हैं, उस पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल और उस पर फैट भी होता है, हाँ रहता है, बाकी प्रोटीन वगैरह सब कुछ, तो वो जब ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो वो एथेरोमा की एक लेयर बनाने लगती है, और जब एथेरोमा ब्लास्ट होता है, एथेरोमा ब्लास्ट होता है तो चेस्ट में एक जबरदस्त पेन होता है जिसे एंजाइना कहते हैं। यही एंजाइना हार्ट अटैक का रीजन होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझो, हार्ट फेल्यूर वही चीज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और समझ लो, ये हार्ट फेल्यूर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल्यूर हो गया। अब एक अलग है, ये इससे मिलता जुलता है, क्या है, इससे मिलता जुलता है, क्या देखो और क्या है सिस्टम, जैसे है ना, इनके अलावा भी और क्या हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन का, मान लो हमारे फेफड़े पे है ना, लंग्स पे इन्फ्लेमेशन हो गया, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब लंग्स इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फेफड़ा है वो सूज गया, और जब फेफड़ा सूज जाएगा क्या हो जाएगा, जब
है ना। जब ये फेफड़ा है यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी फेफड़ा में, तब ये ऑक्सीजन का यहाँ जो एल्वियोलाई होंगे, है ना, फुफ्फुस वाले क्या होते हैं की बात करते हैं, जो यहाँ पे एल्वियोलाई होंगे, बड़े वाले भाग होंगे, वो यहाँ से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगे। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगे तो वो ऑक्सीजन का परिवहन जब यही नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टरी में कैसे करेंगे? और रक्त के द्वारा, मतलब ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन जाता है, तो यहाँ से कर ही नहीं पा रहे क्योंकि लंग्स पे इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गया है, इसलिए ऑक्सीजन का परिवहन, है ना, संवहन नहीं कर पा रहे हैं। संवहन न करवाने के कारण क्या होगा? हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण क्या होगा? वहाँ की टिश्यू, मतलब जो सेल्स हैं वो क्या होने लगेंगी? इंड होने लगेंगी। तो ये भी है लंग्स का इन्फ्लेमेशन। ठीक, ये सब चीज हो गए। अब एक यहीं पे जो बात उठती है, ये इन्फ्लेमेशन है ना, ठीक है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके अतिरिक्त एक होता है हार्ट अरेस्ट, उसको इससे लिखते हैं हार्ट अरेस्ट। अब ये हार्ट अरेस्ट क्या होता है? ब्लड का, देखो, जब हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होता है, जैसे इसको मैंने गिना, तो इसमें क्या होगा कि एक छोटा सा भाग डिस्ट्रॉय होगा। छोटा सा भाग मतलब जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां का भाग डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन इस हार्ट अरेस्ट में इन द हार्ट मीन्स बोले तो एकदम से नो ब्लड सर्कुलेशन, नो ब्लड सर्कुलेशन बाय हार्ट। हार्ट ही काम नहीं कर रहा है, हार्ट ही काम नहीं कर रहा है, मतलब खेल खत्म, किसी भी भाग में नहीं पहुंच रहा है। और इस हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर ध्यान रखना, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में बेटा केवल वहां की टिश्यू, वहां की सेल्स डिस्ट्रॉय या इंड होती है जहां पे ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हार्ट अरेस्ट में, हार्ट के किसी भी भाग में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो रहा है। और वहां जहां नहीं हो पा रहा है और यहाँ सभी जगह नहीं हो पा रहा है, तो जहां सभी जगह नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन का परिवहन, वहां हार्ट का इंड हो जाएगा। और जहां केवल थोड़े से भी भाग में यदि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पा रहा तो वहां की ब्लॉक हो जाएगी, बाकी हृदय चलता रहेगा, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये हार्ट अटैक तो सबसे घातक कौन है? हार्ट अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट। फिर ये दोनों सेम हैं, इनमें बचा जा सकता है लेकिन इस पे कोई चांस नहीं है। ठीक, इसके बाद कोई और नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है भाई। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास पे डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे डाइजेशन, अनाज जो फूड हम खाते हैं, कहाँ से उसका पाचन शुरू। हम आप जानते होंगे कि भोजन का एब्जॉर्प्शन मीन्स, है ना, बोले तो पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? बक्कल कैविटी से, और जाके एंड कहाँ होता है? बोले तो, है ना, एनस तक का वे, एनस तक का वे होता है इनका। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। आज से हमारा हार्ट का चैप्टर, जो कि मैंने 4 लेक्चर पे, क्योंकि हार्ट बेटा नॉर्मल तो है छोटा सा ही, इसका वजन जो है तो 250 से 300 ग्राम होता है। ये भी आप नोट रखिएगा कि 250 से 300 ग्राम होता है। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लेडीज है या जेंट्स है। यदि लेडीज होगा तो 280 के प्रॉक्स, और यदि ह्यूमन होगा तो 320-300 तक इतना ग्राम इसका वजन होता है। और ये 1 मिनट में बेटा, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन कर देता है। 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन करता है। एक बच्चे ने पूछा था कि क्या 5 लिए मोटर, कहने का मतलब कि जनरेटर का काम करता है कि 5 लीटर ब्लड डाले और वो फिल्टर मतलब कर रहा है, दे रहा है। बेटा ऐसा नहीं है कि हम बाहर से ब्लड ला रहे हैं 1 मिनट में, इतना जल्दी कैसे? तो समझो वो हमारे पूरे शरीर को ले जाता है और 1
मिनट पे फिर ले आता है, फिर ले जाता है, फिर ले आता है। तो 1 मिनट में टोटल वो 5 लीटर ब्लड को सप्लाई कर रहा है। 1 मिनट पे मैं बोलूँ कि मेरे शरीर में जितना भी ब्लड है, मेरे शरीर में जितना भी ब्लड है, उस हार्ट 5 मिनट 1 मिनट पे पूरा साफ कर देता है, मतलब सर्कुलेट कर देता है, पुनः उस स्थान पर दोबारा भेजता है। इसलिए ठीक, तो नेक्स्ट क्लास पे मीन्स नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलते हैं एक नए विषय को लेकर के। आज से हमारा हार्ट का चैप्टर क्लोज हो गया। इसी के साथ बेटा अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।